हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जंगल एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये तो आपने देखा होगा कि हमारी जो ज़मीन है कहीं पर ऊंची है, कहीं पर नीची है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं समतल है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। यानी हमें लगता नहीं, हमें पता नहीं चलता कि पृथ्वी के अंदर भी कार्य हो रहा है, गति हो रही है। ठीक है, और उसके अंदर जैसे कि आज का भूकंप की बात देख लीजिए, वो पृथ्वी के अंदर गति होने की वजह से ही तो हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी है। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से थोड़ा सा ऊंचा उठा होता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जो जमीन 600 मीटर से ज़्यादा अधिक ऊंची उठ जाती है उसे क्या कहते हैं, पहाड़ी या फिर पर्वत कहते हैं। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए, तो आप लोग खुद सर्च करके देखिए। चलिए देखिए, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया है। एक तो ये होता है कि अंदर ही अंदर गति कार्य करता रहता है। दूसरा ये होता है कि बाहर से जो कार्य दिखता है वो हमें दिखाए। अंदर का तो हम जमीन के अंदर का नहीं देख सकते क्या क्रिया हो रही है, लेकिन बाहर का तो हम देख सकते हैं ना। जैसे कि पृथ्वी की सतह से टूट कर घिस कर जाने को अपरदन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह जो जमीन है वो टूट जाए या घिस जाए, जिस वजह से वहाँ पर गड्ढा टाइप में हो जाता है, खाली जगह बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। यानी अपरदन में क्या होता है, उस जमीन की मिट्टी हट जाती है, वो जगह खाली सी हो जाती है, थोड़ी सी नीची हो जाती है, थोड़ी सी गड्ढी हो जाते हैं। लेकिन निक्षेपण अगर कार्य होगा, जब प्रक्रिया चालू होती है तो फिर से वहाँ पर क्या हो जाता है, मिट्टी का भराव हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु या बर्फ के द्वारा होती है। यानी जल के द्वारा क्या होता है, अपरदन होता है ना, वायु के द्वारा भी अपरदन हो जाता है, लेकिन इनके द्वारा जमीन का भराव भी हो जाता है। ठीक है, जब हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमने अपरदन और निक्षेपण के बारे में पढ़ लिया। अपरदन जहाँ से मिट्टी जो है अपरदित हो जाती है, यानी कि हट जाती है, और किसी वजह से, चाहे जल की ज़्यादा बहाव होने की वजह, चाहे वायु ज़्यादा तेजी होने की वजह से, या बर्फ़ के गिरने से उस जगह की मिट्टी हट जाती है, तो क्या हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, थोड़ा नीचे हो जाती है ज़मीन। लेकिन निक्षेपण की जब प्रक्रिया होती है तो फिर से जल अपने साथ मिट्टी लाती है, वहाँ पर भर जाती है, इकट्ठा हो जाता है, और फिर से वो ज़मीन बराबर हो जाती है। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पर्वत के बारे में। पर्वत में क्या बताया जा रहा है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। किसने पर्वत बनाया नहीं, वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जो शिखर होता है वो छोटा, ऊंचाई देखो ऊपर जैसे बढ़ता जाता है वो शिखर छोटा होता जाता है, और नीचे का देखेंगे तो वो चौड़ा होता जाता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक है, यानी कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो बादलों से भी ऊंचे हमें दिखते हैं और होते भी हैं, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु भी ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमानी किसे कहते हैं, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, यानी बर्फीली नदियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। समुद्र के भीतर भी बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं।
कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। यानी जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग बसावट कम होती है, आबादी कम होती है, वो क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ नहीं उपलब्ध हो पाती है, वहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं हो पाती है। ठीक है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। यानी पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्वत होते हैं जो सेम हाइट के, सेम प्रकार के होते हैं और कई सैकड़ों किलोमीटर तक वो फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी ही कुछ हैं। ठीक है। कौन कौन सी? हिमालय देख लीजिए, आल्प्स देख लीजिए और एंडीज देख लीजिए, जो कहाँ पर है? हिमालय, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। कुछ पर्वत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ कम चौड़े होते हैं। ठीक है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वलित पर्वत, एक भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय तथा आल्प्स जो है वो कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है। जिनकी जो नीचे की सतह वो ऊबड़ खाबड़ होती है, लेकिन जो ऊपर का शिखर होता है कैसा शंकु आकार का होता है, कोन टाइप में होता है। ठीक है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। जो भारत के अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, हमने अपर्दन कैसे होता है? जल की वजह से होता है, तो वायु की वजह से होता है, फिर बर्फ के खिलने से, पिघलने से होता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। चलिए चित्र 5.1 में हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पर, कौन से उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत। देखिए ये रहा। आप लोग को दिख रहा हो तो अपलेशियन पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। यहाँ जो पर्वत है और ये रूस, ये देखिए यूरोप का, यहाँ यूराल पर्वत है। ये पर्वत और ये पर्वत कैसे हैं? गोला आकार के हैं। कैसे हैं? गोला आकार के हैं। ठीक है। चलिए दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ठीक है। इन पर्वतों की, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशों पर्वतों का निर्माण होता है। बड़ा भाग उनका टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से वह विस्थापित हो जाता है तो कौन से पर्वत का निर्माण होता है? भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हार्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ऊपर हुए को क्या कहते हैं? हास्ट यानी उत्खंड, और नीचे वाले को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है। किसमें? भ्रंशोत्थ पर्वतों को। यूरोप की राइन घाटी तथा वासेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अगर आपको भ्रंशोत्थ पर्वत देखना है तो यूरोप की राइन घाटी जाइए और वाइसेज पर्वत वहां का देख लीजिए, ऐसे ही है। ठीक है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण को पता लगाइए। ये तो आप खुद करिएगा। ज्वालामुखी पर्वत तथा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? एक हमने वलित पर्वत पढ़ा, जैसे कि हमारे जो है हिमालय और आल्प्स के पर्वत हैं, और जिसमें अरावली पर्वत सबसे पुराना है वलित पर्वत। और हमने भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में पढ़ लिया जो हमारे यूरोप के, जैसे राइन घाटी, वासेज पर्वत, ये सब हैं। ठीक है। अब हम ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। अफ्रीका का किलिमंजारो और माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा जापान का, ये कैसे पर्वत है? ज्वालामुखी द्वारा बने हुए पर्वत है। ठीक है। चलिए
पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, यानी जल का भंडारण। जिसे बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत जो होता है पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है, वहीं से आता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है, यानी पानी से बिजली का जो उत्पादन होता है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए किया जाता है। नदी, घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होता है, ठीक है। तो पर्वतों में हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती है। जीव जंतु वहाँ के अलग होंगे, फर वाले होंगे जिनके लंबे लंबे बाल होंगे, और ज़्यादातर वहाँ के जो पेड़ होंगे वो सीधे खड़े, जैसे चीड़ वगैरह के पेड़ होते हैं, उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, सीधे खड़े ऐसे पेड़ होते हैं, बहुत कम पत्तियों वाले होते हैं, वो छोटी छोटी पत्ती वाले होते हैं। और यहाँ के हमें जो जैसे कि उत्पाद जैसे कि मिलते हैं, हमें गोंद, जिन इत्यादि सब प्राप्त होते हैं, ठीक है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब चीजें कहाँ के हैं? खेल पर्वतों के हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पठार। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। कौन सा पठार? दक्कन पठार। अब आया केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं, जो कि बहुत सारे पठार और काफी पुराने और बड़े हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार एवं स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के कुछ उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है, खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो आज हमने पठार पर्वत के बारे में पढ़ा। पर्वत में हमने ही पढ़ा है कि जो पर्वत होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई वाले होते हैं। उनकी शिखर जो होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन जो उनका आधार होता है वो बहुत चौड़ा होता है, ठीक है। और हमारे पर्वतों में कुछ नदियां भी हैं जो बर्फ वाली नदियां हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है, ये हमने पढ़ा। कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो श्रृंखला आकार के होते हैं, क्रम में बने हुए होते हैं। प्रकार भी पढ़े जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंशतोत पर्वत पढ़े, जिसमें हमारा जो है हिमालय और आल्प्स पर्वत वो वलित पर्वत है। और यूरोप की राइन घाटी का वासिस पर्वत जो हमारा भ्रंशतोत पर्वत है। ज्वालामुखी में अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा जैसे पर्वत जो हैं वो हमारे ज्वालामुखी वाले पर्वत हैं। हमारे यहाँ पर कुछ बहुत सारे जो है खेले जाते हैं पर्वतों में, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब चीज़ें खेली जाती हैं। और पर्वतों में हमें जैसे कि गोंद वगैरह, रेंजिन वगैरह पदार्थ पाए जाते हैं। और पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं उनसे पन बिजली का उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए, जल भंडारण के लिए बहुत अच्छा होता है। पठार में हमने पढ़ा कि ये जो होते काफ़ी सपाट होते हैं
और ये काफ़ी सीधे, काफ़ी चौड़े भी होते हैं। ये 4000 से 6000 तक की समुद्र से तल से ऊपर उठे हुए होते हैं। ठीक है। पठार में काफ़ी खनन पदार्थ पाए जाते हैं, लोहा, सोना, मैग्नीज सब भंडारण होता है। जैसे कि हमारे भारत में छोटा नागपुर में के पठारों में लोहा, कोयला पाया जाता है। मैग्नीज के बहुत सारे भंडारण पाए जाते हैं। अफ्रीका के पठारों में सोना, हीरा पाया जाता है। पठारों से जलप्रपात होकर भी गुजरते हैं। इन जलप्रपातों का भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कर्नाटक का जोग जलप्रपात हो गया, छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी के स्थित खूंडरू जलप्रपात हो गया। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि काफ़ी उपयोगी होती है हमारी खेती के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारी काफ़ी उपयोगी हैं जो हमने आज पढ़ा है, और आगे हम कल पढ़ेंगे मैदान के बारे में। इतना आज के लिए काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। और इतना दिन मैंने नहीं पढ़ा है किसी वजह से, लेकिन आगे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। थैंक यू सो मच।